नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत तगड़े तरीके से स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए जितने भी छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, और तभी मजा आएगा क्लास में। हाँ जी, क्या कुछ दिक्कत है? अरे वो कॉमेंट नहीं आ रहे थे भाई आपके, तो मैंने कहा कि क्या फायदा, एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो राकेश बाबू। ठीक है, इसी प्रकार से आप समझिएगा कि एक तरफा कमेंटों की कीमत तुम क्या जानो। अनिकेत की तरफ से राम 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 भाई। तो एक तरफा कमेंटों की कीमत मैं जानता हूं, आप लोगों का प्यार मैं जानता हूं। ठीक है, चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफा कमेंटों के साथ आप लोग आए क्लास में, बड़ा अच्छा लगा भाई। आते ही आपने 10,000 से पार पहुंचा दिया, और इस वजह से रोज आती हैं बातें कि इस क्लास के अंदर बच्चे आते हैं, सर्वर का इशू होता है। क्या बात है? ठीक है, आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसी तरीके से माहौल बना के रखेंगे हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ भाई, कमेंट दिख रहे हैं अब आपके, सबके कमेंट दिख रहे हैं। माहौल बना दिया तुमने। चलो, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, जैन धर्म में दो प्रकारों के बारे में मैंने बात करी, दो मत माना जाता है। इसकी कैसे स्टार्टिंग होती है उसकी हम बात करेंगे कि जैन धर्म के अंदर किस प्रकार से माहौल आपको देखने को मिलता है। फटाफट से इसको ध्यान से समझेंगे, कैसे आखिरकार श्वेतांबर और दिगंबर बने। 2 मिनट में इसको खत्म कर दूंगा, श्वेतांबर और दिगंबर को। उसके बाद आज हम महाजनपद काल के अंदर राइज ऑफ मगध पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य के उद्गम के बारे में बातें करेंगे। राइट, चलिए। नमस्ते भाई दुष्यंत, दुष्यंत, अरविंद, नेहा, दिशु, लवकुश, काजल, अक्षित, वर्तिका, लवेश, पंकज। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे आए हैं आज क्लास में। स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, थैंक यू रिमझिम। अब बात समझना, 1312, 1312 बीसी की बात कर रहा हूं। 1312 बीसी की पास की बात है। मगध के अंदर अकाल पड़ता है। 1312 बीसी में मगध में अकाल पड़ा। कब की बात कर रहा हूं? 1312 बीसी में मगध में अकाल पड़ा था। 1312 बीसी में मगध में अकाल पड़ा। 312 बीसी ई, 312 बीसीई। समय को डिनोट करने के लिए बीसी टर्म जो यूज होता है। 312 बीसी की बात कर रहा हूं। मगध में अकाल पड़ा, मगध में अकाल पड़ा, मगध में अकाल पड़ा। ध्यान से लिखो इसे। चलो पहले ना इसको लिख लेते हो, उसके बाद में बात करूंगा। थोड़ा सा ना पहले जैनिज्म कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बताया, मगध में अकाल पड़ा। कब मगध में अकाल पड़ा? 312 बीसी में। ठीक है, तो फेमाइन टुक प्लेस इन मगध, टुक प्लेस इन मगध, मगध। ठीक है, याद रखना। तो इस समय जो जैन धर्म था उसकी बागडोर दो लोगों के हाथ में थी। इस समय जैन धर्म की बागडोर दो लोगों के हाथ में थी, भद्रबाहु और संभूति विजय। इस समय, ठीक है, अगर मैं बात करूं इस समय, इस समय जैन धर्म की बागडोर जैन धर्म की बागडोर, जैन धर्म की बागडोर दो लोगों के हाथ में थी, दो लोगों के हाथ में थी, हाथ में थी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जैनिज्म was handled by two great leaders, two great leaders। और ये दो ग्रेट लीडर्स कौन कौन से हैं, बात को समझना। एक का नाम है भद्रबाहु और एक का नाम है स्थूल भद्र। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, ये दो लोग कौन है बाबू? एक है स्थूल भद्र और एक है भद्रबाहु। स्थूल भद्र और भद्रबाहु, भद्रबाहु, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। लिखो ऐसे ही, स्थूल भद्र, स्थूल भद्रा और भद्रबाहु, भद्रबाहु। एक बार पीसीएस का पेपर हुआ था आपका, उत्तर प्रदेश में पीसीएस का पेपर हुआ था। पूछा जाता है स्थूल भद्र का दूसरा नाम क्या है? संभूति विजय। स्थूल भद्र का दूसरा नाम क्या? संभूति विजय। संभूति विजय है इसका पूरा नाम, संभूति विजय। इसका दूसरा नाम है संभूति विजय, संभूति विजय, संभूति विजय। राइट, संभूति विजय। अब यहां आपको इस प्रकार से लोग देखने को मिलते हैं अलग अलग लेवल पर। संभूति विजय,
और भद्रबाहु, ये दो अलग अलग लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो भद्रबाहु है जो भद्रबाहु है, इन्होंने क्या काम किया? भद्रबाहु ने ये अपने शिष्यों के साथ लेकर, अकाल पड़ने की वजह से इनका यह मानना था कि अगर अकाल पड़ा है, दो तरीके से बातें हैं। जैसे आपने सुना होगा, जब भारत के अंदर 1025 के अंदर अटैक होता है सोमनाथ पर, तो जो भी पुजारी थे, हिंदू थे, वो सब सोमनाथ मंदिर में चले गए। उन्होंने अपनी रक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि भगवान बचाने आएगा। यहां पर भी ये दो धर्म है अलग अलग, मतलब धर्म जैन ही है, लेकिन इनके दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। भद्रबाहु का कहना है कि क्योंकि अकाल पड़ा है, अगर हम यहीं पर टिका रहे तो हम मर जाएंगे। स्थूलभद्र का कहना है कि भैया जी, यहां पे जैनिज्म की शुरुआत हुई, अगर हम यहां से चले गए तो वह उसकी जड़ों को खत्म कर देगा, हम यहां से नहीं जा सकते। ये दोनों अपनी बात पर टिक गए, लेकिन भद्रबाहु ने कहा कि ठीक है, तुम यहां रह लो, मैं तो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी का बचना बहुत जरूरी है। ये दो अलग अलग शाखाओं में बटेंगे। अब तो यहां से भद्रबाहु कर्नाटक चले गए, दक्षिण भारत चले गए। अकाल के कारण इन्होंने दक्षिण भारत में प्रवेश कर दिया। अकाल के कारण दक्षिण भारत चले गए, अकाल के कारण दक्षिण भारत चले गए, दक्षिण भारत गए, दक्षिण भारत गए। went to दक्षिण, went to south because of famine, went to south because of famine, because of famine, went to south because of famine। famine के चलते कहां चले गए बाबू? ये दक्षिण भारत में चले जाते हैं। went to south, साउथ चले गए फेमाइन की वजह से। फेमाइन का मतलब क्या होता है? अकाल। अकाल के चलते ये चले गए साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अब ये पहुंच जाते हैं बड़े लेवल पर। यहां श्रवण बेलगोला कर्नाटक के अंदर इन्होंने प्रचार प्रसार काफी हद तक किया। श्रवण बेलगोला में बेलगोला में जैन धर्म का प्रचार इन्होंने किया। जैन धर्म प्रचार किया। श्रवण बेलगोला कहां पर है? श्रवण बेलगोला कहां पर है? श्रवण बेलगोला कर्नाटक। एक बात दिमाग में बिठा लेना कि श्रवण बेलगोला वो जगह है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे 297 बीसीई में। ये वही जगह है, यह वही जगह है। ये कहीं नहीं रहे, ये मगध में बने रहे, ये मगध में ही रहे, ये मगध में ही रहे, मगध में ही रहे, में ही रहे। स्टेड इन मगध, स्टेड इन मगध, स्टेड इन मगध, स्टेड इन मगध। अब 300 बीसी में अब ये वापस आते हैं। ये 300 बीसी में वापस आते हैं। कौन? जो भद्रबाहु गए थे, तो इनको लगा भाई 1200 हो गए, अब तो खत्म हो गया होगा, तो 312 में यहां से गए थे। अब 300 बीसी में यहां से वापस आते हैं भद्रबाहु। 300 बीसी में, 300 बीसी रिटर्न टू मगध, रिटर्न टू मगध, रिटर्न टू मगध। 300 बीसी मगध में वापस लौटते हैं, मगध में वापस लौटते हैं, वापस लौट जाते हैं, मगध में वापस लौटते हैं। रिटर्न टू मगध, टू मगध, मगध में वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही ये मगध में वापस लौटते हैं, स्थूलभद्र इनका विरोध करता है। स्थूलभद्र का कहना है कि जब आवश्यकता थी तो तुम यहां पर नहीं थे, जिसके चलते स्थूलभद्र और भद्रबाहु इन दोनों के विचारों में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, यानी एक विभेद पैदा हुआ। और उसी विभेद के चलते जैन धर्म दो भागों में बट गया। तो जो भद्रबाहु वाले थे वो दिगंबर कहलाए, और जो स्थूलभद्र को फॉलो कर रहे थे वह कौन कहलाए भला? सर, जो स्थूलभद्र को फॉलो कर रहे थे उन्होंने अपने आप को क्या कहा? उन्होंने कहा अपने आप को श्वेतांबर। ठीक है, तो याद रखना।
ठीक है, यहां यहीं यहीं विवादों के चलते जैन धर्म में दो मत बने, जैन धर्म में दो शाखाएं हुई, दो शाखा, ठीक है, टू ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म। यहीं से क्या बन जाता है बाबू, टू ब्रांचेस ऑफ जैनिज्म, टू ब्रांच ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म, जैनिज्म की दो ब्रांच आपकी बनती है। एक ब्रांच को क्या कहा गया, जैनिज्म की दो ब्रांच बनती है, एक ब्रांच को तो बाबू यहां कहा जाता है क्या भला, एक ब्रांच को तो बाबू यहां पर क्या कहा जाता है सर जी, जो पहली ब्रांच देखने को मिलती है दैट इज श्वेतांबर, 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 श्वेतांबर का मतलब होता है अ पर्सन हु वेयर व्हाइट क्लॉथ, सफेद वस्त्रों को धारण करने वाला व्यक्ति श्वेतांबर। दूसरा बना दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर बन गया। दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिक है जिसका अंबर, दिक है जिसका अंबर, यानी दिक का मतलब होता है आसमान, अंबर, अंबर को जो वस्त्रों की तरह ढूंढता है, पहनता है, वह दिगंबर, 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 दिगंबर हो गया। अब इनको कौन कौन फॉलो कर रहा था, जो स्थूल भद्र के थे, जो स्थूल भद्र के थे, यह आपको देखने को मिलेंगे दिगंबर, ये स्थूल भद्र, स्थूल भद्र वाले लोग हैं, स्थूल भद्र वाले, स्थूल भद्र, और ये भद्र बाहु वाले जो हैं दिगंबर हैं, ये वस्त्र धारण नहीं करते, भद्र बाहु वाले, भद्र बाहु वाले वस्त्र धारण नहीं करते, भद्र बाहु वाले वस्त्र धारण नहीं करते। इसमें आप लिख लेना, जितने भी श्वेतांबर हैं, श्वेतांबर ये व्हाइट क्लोथ धारण करते हैं, व्हाइट क्लोथ, व्हाइट क्लोथ धारण करते हैं, और जितने भी ऐसे हैं जो भद्रबाहु से दीक्षित है, जो भद्रबाहु से दीक्षित है, वो सबके सब आपको क्या देखने को मिलते हैं, नो क्लोथ्स। ठीक है बाबू, कृपया करके इसको नोट लिख लिए, ठीक है, कृपया करके इसको नोट लिखिए। दिगंबर का वास्तविक अर्थ क्या है, दिगंबर का वास्तविक अर्थ क्या है, देखो दिगंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है, दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं, यानी आसमान, ठीक है, चारों दिशाएं, ये ही अपना वस्त्र है। ठीक है, चलिए, भद्रबाहु क्या व्यक्ति का नाम है बाबू, ये व्यक्ति हैं, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ये पूछ रहे हो क्या है, ले नहीं 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 ना यार तुम मानते ना हो, ये भी तो दिक्कत है। ठीक है, फटाफट इसे नोट करो, ठीक है। याद रखेंगे, तो ये नग्न, नग्न कौन रहते हैं, नग्न कौन रहते हैं बाबू, नग्न मतलब जो कपड़े नहीं पहनते, नग्न रहते हैं, ये नेकेड रहते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो नेकेड रहते हैं, दिगंबर बिकेम नेकेड, दिगंबर आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए, आगे बढ़े। जी हाँ बाबू, दोपहर की धूप में बुलाने का वो तेरा, क्या लिख रहा है दीशु, बोनस क्लास की पीएनजी मिल जाएगी, मिल जाएगी, होगी बाबू स्टार्ट अनुज, आगे बढ़े, बोनस क्लास की पीएनजी मिल जाएगी, कृपया यहां सुनिए। देखो, अब आज की डेट में ज्यादातर श्वेतांबर है, दिगंबर इसमें नहीं है, आगे बढ़ो। अब इसमें आप लिख लेंगे जैन साहित्य, जैन धर्म का जो साहित्य है हम उसकी बात कर लेते हैं, जैन साहित्य, जैन धर्म साहित्य, लिटरेचर, जैन धर्म साहित्य, साहित्य यानी लिटरेचर, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, लिटरेचर ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के साहित्य की बात करता हूं बाबू, कि किस प्रकार से साहित्य आपको यहां देखने को मिल जाएगा, राइट। बहुत ध्यान से समझना कि जैन धर्म के अंदर अगर आपसे सवाल पूछा जाए प्रथम व अंतिम मौखिक साहित्य कौन माना जाता है, प्रथम एंड अंतिम मौखिक साहित्यकार कौन माना जाता है, प्रथम व अंतिम मौखिक, मौखिक साहित्यकार जैन धर्म का,
मौखिक साहित्यकार कौन कहा जाता है? देखो, साहित्य कलम से निकलता है। साहित्य कैसे निकलता है? वो कलम से निकलता है। तो यहां पे समझना, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट ओरल, फर्स्ट एंड लास्ट ओरल लिटरेचर स्कॉलर। यानी ऐसा व्यक्ति जो बोल के ही सब कुछ लिखवा दे, मतलब उसको सारी चीजें याद है, स्मरण है उसको सारी चीजें, वो ओरल साहित्यकार के नाम पे जाना जाता है, लिटरेरी स्कॉलर उसको बोलते हैं। ये कौन आपको देखने को मिलता है? भद्रबाहु। भद्रबाहु के बारे में हम बात करेंगे। भद्रबाहु वो कौन है बाबू? सवाल का जवाब क्या होगा? सवाल है, सवाल का जवाब है भद्रबाहु। भद्रबाहु, इन्हीं को कहा जाता है भद्रबाहु। भद्रबाहु कहा जाता है, भद्रबाहु, भद्रबाहु, राइट जी हाँ। अब यहां पे समझना, भद्रबाहु के बारे में समझना, भद्रबाहु के बारे में, ठीक है, भद्रबाहु के बारे में बहुत ध्यान से एक दिमाग लगाना और समझना। इन्होंने कल्पसूत्र की रचना की है। कल्पसूत्र नाम की किताब इन्होंने लिखी है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र इनके द्वारा लिखी गई है, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र एक बुक है जो इन्होंने लिखी है। कल्पसूत्र बुक के अंदर ही महावीर स्वामी, कल्पसूत्र के अंदर ही महावीर स्वामी और अन्य जैन तीर्थंकरों का इतिहास मिलता है इसी पुस्तक में। इसी पुस्तक में 24 तीर्थंकरों तीर्थंकरों का उल्लेख है। 24 तीर्थंकर्स तीर्थंकर्स are described in this book, इसी पुस्तक के अंदर उनका जिक्र जो है किया जा रहा होता है। मेरे ख्याल से आपको समस्या इसमें नहीं आएगी। फटाफट बताइए, ठीक है, चलिए। इसकी भाषा क्या है? भाषा का आजकल बड़ा मतलब वो चल रहा है, ठीक है। तीर्थंकर कौन होते हैं? अरे पहली क्लास देखो हेमंता, ठीक है। थैंक यू देवेंद्र पवार, थैंक यू थैंक यू भाई। कल्पसूत्र की जो रचना है वो संस्कृत में है, संस्कृत में करी गई है। इसकी रचना किसमें बाबू? संस्कृत में की गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम इसी में लिखना कि जो जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसी, अच्छा एक बात बताओ कि महावीर जी को भगवान कौन मानता है? महावीर जी को भगवान मानते हैं जितने भी श्वेतांबर हैं, वो महावीर जी को भगवान मानते हैं। ये महावीर जी को भगवान नहीं मानते, ये मानते हैं कि वो एक परम सिद्ध व्यक्ति हैं, भगवान नहीं मानते। सेम बिल्कुल हीनान, जो महायान और हीनयान है, जैसे बुद्धिज्म में है कॉन्सेप्ट, सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है। चलिए अब बात का समझना, ठीक है, अब बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना। ये तो हो गया, चलो। जितना भी जैन धर्म का साहित्य होता है, ये अगला पॉइंट है, ये एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहां लिख रहा हूं। जितना भी जैन धर्म का साहित्य है उसको क्या कहते हैं? जितना भी जैन धर्म का साहित्य है उसे आगम कहा जाता है, ठीक है। चलिए, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है, आगम कहते हैं, आगम कहा जाता है। जैन लिटरेचर इज नोन एज आगम। जैन धर्म के लिटरेचर को क्या बोलते हैं बाबू? आगम कहा जाता है, आगम, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आगम। जैन धर्म के जितने भी अधिकतर ग्रंथ हैं, अधिकतम ग्रंथ हैं, वह प्राकृत या अर्धमगधी में लिखे गए हैं। अधिकतर जानकारियां, अधिकतर जानकारी प्राकृत प्लस अर्धमगधी में लिखी हुई है, अर्धमगधी में लिखी हुई है। प्राकृत और अर्धमगधी में है, अर्धमगधी में है, अर्धमगधी में है। ज्यादातर चीजें किसमें? अर्धमगधी में है।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो प्राकृत में है या अर्धमगधी में है। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है, मुझे बताइएगा, दैट इज मेजरली इन प्राकृत एंड अर्धमगधी। अर्धमगधी, अर्धमगधी। मेरा सवाल आप लोगों के लिए, हर एक बच्चा कमेंट करेगा इस सवाल का, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? महावीर स्वामी ने, महावीर स्वामी जी ने, महावीर स्वामी जी ने किस भाषा में उपदेश दिए हैं? किस भाषा में उपदेश दिए, उपदेश दिए हैं, किस भाषा में उपदेश दिए? तो कहने की बात यह हुई कि सवाल यह है कि जो महावीर स्वामी के सरमन्स हैं, सरमन्स ऑफ महावीर स्वामी, महावीरा स्वामी, महावीरा, इसकी लैंग्वेज क्या थी बताओ फटाफट से, किस लैंग्वेज में दी है? कुछ कह रहे हैं कि पाली में दी है, अच्छा, कुछ कह रहे हैं अर्धमगधी में दिए हैं, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, मेरी बात को सुनो, ये प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे बुद्धिज्म वाले लोग, जो बुद्ध धर्म को अपना रहे थे वो पाली बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पाली बोली थी। ये प्राकृत में बोलते थे, ठीक है, प्राकृत में बोलते थे, प्राकृत, प्राकृत में बोलते थे। इसको याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, बड़ा प्यारा सा तरीका बताता हूं इसको याद रखने का। आप ये समझ लीजिए कि जो जैनिज्म रहते हैं वो वस्त्र धारण नहीं करते। कौन से वाले? जितने भी दिगंबर होते हैं वो वस्त्र नहीं पहनते। वो कैसे रहते हैं? नग्न रहते हैं, नेचुरल रहते हैं। वो नेचुरल, नेचुरल का मतलब हुआ प्राकृतिक। बात ही सुन, दिमाग में आई थोड़ी बहुत बात। कैसे रहते हैं? प्राकृतिक रहते हैं, नेचुरल, क्योंकि कपड़े नहीं पहने, नेचुरल है वो, राइट। तो इससे आप याद रखना, प्राकृत से प्राकृतिक, तो इसी वजह से ये प्राकृतिक रहते हैं, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कम से कम। कोई समस्या है तो बताइए। ठीक है, याद रखना। अच्छा, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये सब जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये सब जानकारी हमें भगवती सूत्र से देखने को मिलती है। ये संपूर्ण जानकारी भगवती सूत्र से देखने को मिलती है। ऑल दिस, यानी यह, इसकी अधिकतर जानकारी भगवती सूत्र पुस्तक से देखने को मिलती है। इसकी अधिकतर जानकारी, अधिकतर जानकारी, मेजर इंफॉर्मेशन, द मेजर इंफॉर्मेशन ऑफ जैनिज्म इज गिवन इन भगवती सूत्र। किसमें है बाबू? भगवती सूत्र में है। किसकी जानकारी की बात कर रहा हूं? जैन धर्म की जानकारी की बात कर रहा हूं। दैट इज इन भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। वो भगवती सूत्र में आपको देखने को मिल जाती है। दैट इज वेरी वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड। भगवती सूत्र में आपको देखने को मिल जा रहा होता है ये सारा कुछ, ठीक है जी हाँ, बिना किसी परेशानी के। मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अगर ये समझ पाए हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी परेशानी के, ठीक है, बिना किसी परेशानी के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैन धर्म के अंदर एक ज्ञान मीमांसा होती है, उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ बिल्कुल भाई, आगे बढ़िए। सुमित बाबू, इसे अपडेट कर लेना आप, ठीक है। और यहां इस पे ध्यान दे लो जो चल रहा है ना, ध्यान कहीं और है, बात कहीं और की कर रहे हो। हाँ, नेक्स्ट आप लिखिएगा, जैन धर्म के अंदर जो जैन सिद्धांत बोलते हैं, जैन सिद्धांतों के अंदर ज्ञान मीमांसा क्या कहती है? ज्ञान मीमांसा के अनुसार, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा क्या है? ये एक सिद्धांत है, ज्ञान मीमांसा सिद्धांत।
ज्ञान मीमांसा के अनुसार जैन दर्शन दो प्रकार के हैं। जैन दर्शन दो प्रकार के हैं। जैन दर्शन, चाहे तो आप इन्हें जैन दर्शन लिख लें, चाहे तो आप इसे जैन सिद्धांत भी लिख सकते हैं, जैन डॉक्ट्राइन भी लिख सकते हैं। चाहे तो आप इनको जैन दर्शन भी लिख सकते हैं या जैन सिद्धांत लिख लीजिए। यह दो प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे। जैन सिद्धांत कितने देखने को मिल जाएंगे? वो दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक तो होता है अनेकांतवाद और एक होता है सयायवाद। सयायवाद और एकांतवाद, अनेकांतवाद, 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 अनेकांतवाद देखने को मिलता है। पहला होता है अनेकांतवाद, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है, नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलता है वो होता है सयायवाद। सयायवाद की बात करते हैं, सयायवाद, ठीक है, याद रखना, सयायवाद, सयायवाद लिख लीजिए। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, सयायवाद, सयायवाद। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, अनेकांतवाद और सयायवाद के बारे में। बहुत ध्यान से इसके बारे में लिखिएगा। प्रत्येक जीव या वस्तु, प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण हैं। प्रत्येक जीव या वस्तु के अनेक गुण हैं जिसको कोई नहीं जान सकता। अनेकांतवाद का क्या कहना होता है? प्रत्येक जीवित वस्तु, जीवित वस्तु या जिसमें जीवन है के अनेक रूप व भाव हो सकते हैं, कि अनेक रूप व भाव हो सकते हैं, भाव होते हैं। केवल केवलिन से ही, केवल केवलिन से ही, केवल केवलिन से ही संपूर्ण जीवन की जानकारी प्राप्त हो सकती है, जानकारी मिल सकती है, मिल सकती है। इस चीज को अब बहुत ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एवरी लिविंग बीइंग या थिंग हैज मैनी क्वालिटीज। जो भी एवरी लिविंग थिंग है, एवरी लिविंग थिंग हैज many features and qualities, many features and qualities, qualities। जो केवलिन ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है केवल वही उस चीज को समझ सकता है। only केवलिन knowledge, only केवलिन person, केवलिन can know every possible thought of living being, of living being, living being। कि जीवित व्यक्ति क्या सोच सकते हैं ये केवल केवलिन ही जान सकते हैं। केवलिन एक विचार होता है जो जैनिज्म में फॉलो किया जाता है। हालांकि महावीर स्वामी जी को भी केवलिन नाम से कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। कृपया करके इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट नोट करिए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ये क्या लिख दिया या ये आपने क्या लिख दिया। देखो मेरी बात को बहुत प्यार से समझना। केवलिन को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। और बाबू इसमें आपको जैन नहीं बनना है। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, यहां मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि जैनिज्म कैसे बनते हैं, जैन कौन होते हैं, क्या करते हैं, नहीं नहीं। बोर्ड पे लिखी हुई बात पेपर में आएगी। पेपर में क्या पूछा जाएगा? प्रत्येक जीवित वस्तु के अनेक रूप व भाव होते हैं। यह जैन दर्शन की किस भावना को दर्शाता है? आप बताएंगे अनेकांतवाद को दर्शाता है। पूछा जा सकता है केवल केवलिन से ही संपूर्ण जीवन की जानकारी मिल सकती है, यह सयायवाद को दर्शाता है। आपको केवल इतना बताना होता है बाबू, केवल इतना।
बाकी टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है, बाकी टेंशन ही नहीं लेनी, बात को समझिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने इतनी बात समझी, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। थोड़ी छोटी बातें हैं, वो हम थोड़ी सी इस वाले एंगल में लिख लेंगे, ठीक है, यहां पे लिख लेंगे। जैनिज्म के बारे में ही है, इसलिए थोड़ी बात बता देता हूं। क्या ये वेदों को मानते? नहीं। जैन धर्म में वेदों को कोई मान्यता नहीं दी गई, ना बुद्ध धर्म में दी गई। जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, जैन धर्म वेदों को नहीं मानता, जैन धर्म वेद नहीं मानता, वेद नहीं मानता, वेद नहीं मानता। दे डू नॉट बिलीव इन वेदास, दे डू नॉट बिलीव इन वेदास। वो वेदों के अंदर कभी भी नहीं मानते हैं। अब इनके जो सूत्र होते हैं जैन धर्म में, आगम होते हैं। जैन धर्म के जो साहित्य होते हैं, साहित्य क्या होते हैं बाबू? आगम कहलाते हैं। जैन धर्म का साहित्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। आगमों की संख्या 12 है। आगम है, आगम, ये तो हमें पता है। अब आगमों की संख्या कितनी है? ये 12 है। 12 इंपोर्टेंट आगम आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको याद नहीं रखना कौन कौन से हैं, बिल्कुल याद नहीं रखना। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि 12 आगम होते हैं, बस याद रखिएगा। उपांग पूछा जा सकता है, उपांग कितने होते हैं, या छंद सूत्र कितने होते हैं? उपांग 12, छंद सूत्र 6। उपांग 12 होते हैं, उपांग 12 होते हैं, और छंग सूत्र होते हैं 6। उपांग 12 होते हैं, उपांग 12 होते हैं, और छंद सूत्र कितने देखने को मिलते हैं? छंद सूत्र 6 देखने को मिलते हैं। छंद सूत्र कितने देखने को मिलते हैं? 6। छह देखने को मिलते हैं, छंद सूत्र 6 देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से है। कृपया करके इसको नोट कर लीजिए। अब हम कुछ राजाओं की बात कर लेते हैं जो बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करते हैं, देन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से। फिर कोई टेंशन नहीं होगी, फिर हम महाजनपद काल को स्टार्ट, फिर हम मगध एम्पायर को स्टार्ट कर सकते हैं। नोट करिए, केवल आपको पता होनी चाहिए संख्या कितनी। राकेश नाम के एक छात्र हैं, कमेंट कर रहे हैं, बाबू जिस की आप बात कर रहे हैं ना, वो नहीं हुआ है, वो दरअसल एक क्रम का हिस्सा है, वो आगे क्रम में आएगा, वह एक क्रम का हिस्सा है, ठीक है। चलो, ये किसी ऐसे टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आजकल जो लोगों की मानसिकता है वो कुछ इस प्रकार से है कि उन्हें अति शीघ्रतम सभी चीजें चाहिए। अच्छा, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है। फॉलो करने वाले इंपॉर्टेंट किंग्स। क्या हुआ? लिखिए, इंपॉर्टेंट किंग्स एंड देयर बिलीव्स, एंड देयर बिलीव्स, बिलीव्स। महत्वपूर्ण राजा, महत्वपूर्ण राजा वे उनके, मतलब सम्मान मान लीजिए या विश्वास मान लीजिए, उनके धर्म। तो हम ऐसा करते हैं, पहले बुद्धिज्म के इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट राजा लिख लेते हैं, क्योंकि वो कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। देशबंधु, कृपया करके लिखो बाबू, बुद्धिज्म की लिखते हैं, बुद्धिज्म। अगर आपको कोई याद आता है तो उसके बारे में भी बताता रहना। बौद्ध, बौद्ध के बारे में लिखते हैं, बौद्ध के बारे में। हम पुराने टाइम से लिखते हैं, जो सबसे पहले बुद्धिज्म में आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको कौन देखने को मिल जाएगा? दैट इज, फटाफट से बताइए। बिम्बिमसार, बिम्बिमसार, प्रसेनजीत, उदाइन, बिम्बिमसार, बिम्बिमसार, प्रसेनजीत, बिम बिम सार, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, उदाइन। ये तो बहुत एंशियंट रूलर हो गए, ठीक है, ये तो बहुत बहुत एंशियंट रूलर हो गए।
देन आपके अशोका, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक हो जाएंगे, अशोक, कनिष्क, 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 हर्षवर्धन, हर्षवर्धन एंड गोपाल। गोपाल कौन से? पाल डायनेस्टी वाले। दीज आर इंपोर्टेंट, लिख लीजिए। बिम्बिमसार, बिम्बिमसार, कालाशोक भी ऐड कर देना, कालाशोक भी है इसमें। ठीक है, प्रसेनजीत, कालाशोक भी लिख लेना, प्रसेनजीत, उदाइन, उदाइन, अशोक, ठीक है, कनिष्क, कालाशोक भी है, कालाशोका, कालाशोक, हर्षवर्धन और गोपाल। गोपाल पाल वंश से है, पाल डायनेस्टी, राइट। हाँ बाबू, लिख तो दिया कालाशोक। अकबर भी था क्या? बहुत बढ़िया तरन, तुमने पढ़ा है सिस्टम तो भाई साहब। बाबू करनू, अच्छा उमेश नाम का छोरा है, कुण है वो, करण है छोरा। बाबू वो नहीं थे जी, ठीक है। वो इस्लामिक कल्चर को फॉलो करते थे, ठीक है। अजात शत्रु लिखने की जरूरत नहीं है, अजात शत्रु के बारे में हमें ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता, ठीक है। लिखना चाहे अजात शत्रु भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अजात शत्रु भी लिख सकते हैं। बिम्बिमसार, अजात शत्रु, उदयन, प्रसेनजीत, फिर सारे हो जाएंगे। ये लो, अजात शत्रु भी लिख लो, अजात शत्रु लो। अब था क्या अजात शत्रु के बारे में? बिम्बिमसार का बेटा अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा उदाइन, उदाइन का बेटा कालाशोक। ऐसे नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। कालाशोक तो बाबू शिशु नाग का बेटा है। कालाशोक किसका बेटा है? शिशु नाग का बेटा है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, मैं गलती मानता हूं अपनी। बिम्बिमसार, बिम्बिमसार का बेटा कौन है? अजात शत्रु, अजात शत्रु का बेटा कौन है? उदाइन, उदाइन का कौन हो जाएगा? नागदशक, नागदशक की हत्या कर देगा शिशुनाग, शिशुनाग का बेटा हो जाएगा कालाशोक। ऐसे है, सॉरी, ठीक है, चलो याद रखें, ठीक है, याद रखें। अब जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म की बात करते हैं, जैनिज्म, जैन धर्म, जैनिज्म की बात करते हैं। सबसे पुराना व्यक्ति आपको देखने को मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। देन अजात शत्रु, खारवेल, देन अजात शत्रु, खारवेल, खारवेल, अजात शत्रु, अजात शत्रु, उदयन। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा, मैं उसको क्लियर करूंगा। अमोघ वर्ष, देखिए, अमोघ वर्ष और संप्रति, अमोघ वर्ष और संप्रति, अमोघ वर्ष और संप्रति, अमोघ वर्ष और संप्रति, संप्रति। इंग्लिश में लिख लेने दो, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं कि मैंने दो नाम दो दो जगह कैसे कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए, ठीक है। तो इनकी डायनेस्टी बता दो बाबू, आगे इनकी ही डायनेस्टी पढ़ेंगे हम, इन्हीं की डायनेस्टी पढ़ेंगे तुषार हम आगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अजात शत्रु, ठीक है, उदयन, अमोघ वर्ष एंड संप्रति। अब मैं क्लियर करता हूं दो नाम, ठीक है, दो नाम बहुत आसानी से क्लियर करता हूं। अजात शत्रु एंड उदयन, अजात शत्रु एंड उदयन, अजात शत्रु एंड उदयन
इनको दोनों में गिना जाता है, ठीक है, इनको दोनों में गिना जाता है। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने बताया, इनके बारे में दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। उदयन अजातशत्रु के बारे में दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं, दोनों प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। बोथ काइंड एविडेंसेस, बोथ रिलीजन एविडेंसेस, एविडेंसेस फाउंड, बोथ रिलीजन एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलो, तो जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये हर्यक वंश के हैं दोनों, ये दोनों ही किसके हैं बाबू, ये हर्यक वंश के हैं। इनका वंश भी हर्यक है, हर्यक वंश है इनका, हर्यक वंश है इनका, हर्यक। तब भी हम इनकी चर्चा करेंगे बाबू, हर्यक वंश की, राइट। और जब हम इनके बारे में बात करेंगे ना, उदयन के बारे में, ये भी ऑब्वियसली बात है, हर्यक वंश के ही है। ठीक है, अजातशत्रु भी हर्यक वंश के ही है। अजातशत्रु जो है उदयन के पापा हैं, तो इनके बारे में पता नहीं लगती। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, बाद में इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो क्यों किया, बाद में जैनिज्म को फॉलो क्यों किया, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम साझा करेंगे। अब एक बच्चों के दिमाग में बात आएगी, सर पेपर में आ गया तो क्या करेंगे, राइट, यही तो दिमाग में आ रहा है। ना तो एसएससी, ना यूपी पुलिस, ना रेलवे, आज तक कभी किसी ने भी, ना ही बिहार बीपीएससी, कभी नहीं पूछा इन्होंने। क्यों नहीं पूछा, क्योंकि यह एक विवादित प्रश्न है। विवादित प्रश्न अगर आयोग पूछेगा तो आयोग अपने लिए परेशानी खड़ी कर देगा, इसलिए वह कभी भी विवादित प्रश्न नहीं पूछते, राइट। चलो, अगर ये समझ पाए हैं, आगे हम लिखते हैं राइज ऑफ मगध, मगध एम्पायर का उद्गम, मगध एम्पायर का उद्गम, फटाफट लिखिए, राइज ऑफ मगध। बाबू आज ये जैनिज्म यहां कंप्लीट होता है। ठीक है, अब यहां से क्रम शुरू होगा राजाओं का, अब यहां से मारकाट शुरू होगी, यहां से मारकाट शुरू होगी। ठीक है, हरिओम सिर्फ दरोगा नहीं बाबू, मैं आपको इंस्पेक्टर भी बना दूंगा, टेंशन मतलब। अब फिर देखो, फिर बच्चों वाली बात करेगा दुष्यंत, दुष्यंत लाडले, ये दोनों पे स्टार लग रहा है, तो दोनों की बात कर रहा हूं बाबू, अजात की भी और उद्यान की भी। ठीक है, चलो चलिए, अरे यार नहीं मान रहा, नहीं मान रहा, ना मानेगा, ये पिटेगा आप। अच्छा, राइस ऑफ मगध लिख लीजिए, अगली हेडिंग है हमारी, राइस ऑफ मगध, राइस ऑफ मगध, 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 मगध का उत्कर्ष, मगध का उत्कर्ष। 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए, 16 महाजनपदों में, 16 महाजनपद पढ़े हैं ना हमने, 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्कर्ष हुआ, का ही उत्कर्ष हुआ। It became most powerful, it became most powerful, it became most powerful, it became most powerful among 16 महाजनपद्स, महाजनपद्स, जो 16 महाजनपद है उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई मजबूत बना तो वो कौन था, वो महाजनपद, ये मगध था। रीजन, कारण बताइए, कारण, रीजन। मैं आपको एक बात बताता हूं बड़े प्यार से कि बाबू, अभी तो देखिए, मैं आपको वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, आई एम जस्ट टीचिंग यू फॉर वनडे एग्जाम, मैं आपको वनडे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, वनडे एग्जाम, ठीक है, जो एक दिन में खत्म हो जाते हैं पेपर। अगर मैं यहीं पे बात करूं, जब सिविल सर्विसेज के लिए इसको पढ़ते हैं तो एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है कि वाई मगध बिकेम मोस्ट पावरफुल अमंग 16 किंगडम्स। इन 16 महाजनपदों में, इन 16 महाजनपदों में मगध का ही उत्कर्ष क्यों हुआ,
पूछा जाता है इंटरव्यू में भी, रिटर्न में भी पूछते हैं ज्योग्राफिकली कि भाई वाई मगध वाज सो इंपॉर्टेंट इन इंडियन हिस्ट्री, क्यों था ये जरूरी, क्या कारण थे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, लाइक ये क्वेश्चन आपके पेपर में तो नहीं बनेगा, हाँ क्वेश्चन बनेंगे, तरीका अलग होगा। क्या कारण थे कि मगध इतना राइज पे आया? देखो मैं कारण बता देता हूं, मैं 4 कारण बता देता हूं, 4, अभी मिनट है मेरे पास, मैं अच्छे से तरीके से आपको बता सकता हूं, इतनी देर में तो मैं सवाल लपेट दूंगा, बहुत ध्यान से देखो। पहला सवाल इसमें बनता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि यहां पर यह वास्तविकता में एक जल दुर्ग था, यह वास्तविक जल दुर्ग था, वास्तविक जल दुर्ग था, जल दुर्ग था, इसको वाटर फोर्ट बोल सकते हैं, सराउंडेड बाय वाटर, रियल वाटर फोर्ट, वाटर फोर्ट, रियल वाटर फोर्ट था ये, सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, ठीक है। चलिए, सराउंडेड बाय 3 रिवर्स, 3 नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए जल दुर्ग हो जाएगा। तो इस पे अटैक करने के लिए, इसको अटैक करने के लिए 3 नदियों को पार करना होता था, ठीक है। चलिए, तो जैसा मैंने बताया 3 नदियों से घिरा था, 3 नदियों से घिरा था, कौन कौन सी नदी थी? गंगा, पुनपुन और सोन, गंगा, पुनपुन और सोन रिवर्स, गंगा, पुनपुन एंड सोन, ये 3 रिवर हैं, गैंगीज, पुनपुन एंड सोन, इन 3 रिवर से घिरा हुआ था, ठीक है। मतलब कुछ इस प्रकार से था, जैसे ये मान के चलिए मगध है, ये मगध का किला हो गया, तो इसके 3 तरफ से नदियां निकल रही हैं, 3 तरफ से नदियां निकल रही हैं, एक नदी यहां से निकल रही है, ठीक है, एक नदी यहां से निकल रही है, और एक नदी जो है इसकी यहां से निकल रही है। उधर से जंगल है, दूसरी तरफ राजगीर के जंगल है, तो ये 3 रिवर्स ऐसे निकल रही हैं और इसको पानी को ओवरफ्लो कर रखा है, राइट। इसलिए ये फेमस हुआ, तो इस पे अटैक करना मुश्किल हो गया, प्लस इसके पास अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस थे, साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छी कनेक्टिविटी थी, साउथ ईस्ट एशिया के साथ अच्छी कनेक्टिविटी, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ इसका ट्रेड संबंध था, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापार, दक्षिण पूर्वी एशिया से संबंध था इसका, क्या था? संबंध था, यानी व्यापारिक संबंध इसके थे। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कंसीडर किया जाता है कि इसने हाथियों को युद्ध के मैदान में यूज किया, हाथियों को युद्ध में प्रयोग लाया, हाथियों को युद्ध में प्रयोग किया, यूज्ड एलिफेंट्स इन बैटल, पहले हाथी युद्ध में नहीं लड़ते थे, इन्होंने ही उसको युद्ध में लड़ाया, ठीक है। प्लस इनके पास अच्छे नेचुरल रिसोर्सेस थे, एग्रीकल्चर बेस्ड था, नेचुरल रिसोर्स अच्छे थे, ठीक है। उत्पादन साधन अच्छे थे, प्रोडक्शन अच्छा था, उत्पादन साधन बेहतर थे, कृषि बेहतर थी, गुड एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, ये बड़ा रीजन है, गुड एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। बट एक चीज जो मगध को सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है, महत्वाकांक्षी रूलर्स की वजह से ये आगे बढ़ पाया। तो आप लिख लेंगे एम्बिशियस रूलर्स, महत्वाकांक्षी रूलर्स, शासक एम्बिशियस रूलर्स थे इसके, इस वजह से आगे बढ़ पाया। ये यूपीएससी को ये चाहिए कि आप एम्बिशियस रूलर्स लिखें, वरना वो तब तक सवाल को सही नहीं मानता। यूपीएससी में कई बार आ चुका है, मतलब 10 बार आया हुआ है, इंटरव्यू में पूछा जा चुका है।
तो अब ये सबसे बड़ी बात होती है, इसको कृपा करके लिख लीजिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर मैं यही सोच लूं कि मुझे 100 बच्चों का सिलेक्शन कराना है, तो मेरी सोच तो यही छोटी हो गई। तुम्हें लगता है कि फिर मैं हजारों लाखों बच्चों का सिलेक्शन करा पाऊंगा? नहीं। अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि हां मैं चाहता हूं कि बस एक मुट्ठी बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, क्या वह बात सही है? नहीं। जब तक मैं महत्वाकांक्षी नहीं होऊंगा, जब तक मैं ये ना चाहूंगा कि क्लास में पढ़ने वाला हर एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, तब तक सिलेक्शन कैसे आएंगे? तब तक, जब तक आप महत्वाकांक्षी नहीं होंगे, आप ये सोच रहे हैं यूपीएसआई के पेपर में 400 में से 350, 400 में से हम ऐसा करते हैं 300 ले आते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। अरे आप ही तो महत्वाकांक्षी नहीं हो, 360-70 की सोचो ना तुम। जब अगर तुम्हारे अंदर महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ेगी, तभी जाके तो तुम अच्छा स्कोर करोगे। एम्बिशन पैदा करिए, अभी तो आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये तो बात रही इस प्रकार से। अगर आप से जो मुलाकात होगी अब कल होगी सेम टाइम पे, मगध को ही हम आगे पढ़ेंगे और कल मगध खत्म हो जाएगा। अब सिलेबस में तेजी आएगी, कृपया करके कल ऑन टाइम आए। ठीक है, सिलेबस में तेजी आएगी। नोट्स डाउनलोड करने के लिए जीत राणा जीएस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर जाना, उस पर मैंने कुछ प्राइम लेवल के नोट्स अपलोड करे हैं, वीडियो डाली है मैंने यूपीएसआई की, जरूर देख लेना। अब आपसे मैं कल मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितने भी बच्चों के आज कमेंट आए हैं मुझे कल ये दुगने चाहिए, दुगने, क्योंकि मुझे हर एक बालक यहां चाहिए। ठीक है, महत्वाकांक्षा ही है जो आपका सिलेक्शन कराती है। ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा। कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।